Hi, this is Shom Pandey. Hope all you doing well. Welcome to my new video and welcome to my newly built website. From today onwards, I am going to be teaching you through my website. So in this video, I am going to be talking about the President of India. President of India क्या है, क्या उसके रोल रहते हैं, क्या क्या वो चीजें करता है, उसके बारे में सब जानेंगे. So President, who is the President of India? सबसे पहले क्वेश्चन आता है, President of India कौन है? Indian President is the head of the state. He is the first citizen of India and a symbol of solidarity, unity and integrity of the nation. तो जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसको माना जाता है हमारे कंट्री का, हमारे स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री ही है, कंट्री का हेड है और उसको माना जाता है हमारा पहला सिटीजन, पहला नागरिक है हमारे देश का और वो एक सिंबल है एकता का, अखंडता का हमारे देश में. ही इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अब चीजों को समझिए. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर मैं कहता है उसके फंक्शन के हिसाब से उनको अगर बांटूं तो उसको तीन चीजों में बांट सकता हूँ: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव का मतलब है लेजिस्लेटिव जो कि कानून बनाता है, विधायिका ये है कानून बनाएगा. इसके अंदर क्या आता है, पार्लियामेंट के दो अंग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, राज्यसभा, लोकसभा. तो ये लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबल किस लिए, लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए. उसके बाद एग्जीक्यूटिव को हेड कौन करता है, प्रेसिडेंट. ठीक है, इसका सबसे बड़ा मेंबर होता है प्रेसिडेंट और उसको हेड करता है. तो जो लॉ बने उसकी पालना कराने में सबसे बड़ा मतलब जो रोल प्ले करता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, जिसको कार्यपालिका कहते हैं. ठीक है, कार्य कराने में, जो लॉ बने उसको इम्प्लीमेंट कराने में. उसके बाद थर्ड होता है जुडिशरी इन दोनों से ही सेपरेट है, इन दोनों से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जुडिशरी न्यायपालिका ये देखती है कि कुछ भी गलत होता है, लॉ गलत बना है या फिर लॉ का गलत अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी ने उसको ब्रीच किया, उसको तोड़ा है, तो उसको कैसे सजा सुनानी है, तो वो जुडिशरी देखता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेंट्रल लेवल पे हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये होता है, जिसके अंदर आपका राज्यसभा, लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. और सेम स्ट्रक्चर स्टेट लेवल पे फॉलो होता है. उसमें जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है वो होता है गवर्नर, और उसके अंदर फिर आपके अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर आते हैं, सीएम आ जाता है, चीफ मिनिस्टर. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. तो इसमें क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है आपको पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखें बोल्ड अक्षर में जो लिखा है, ही इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये पार्ट होता है प्रेसिडेंट हमारे एग्जीक्यूटिव का, और ये भी मैं कह सकता हूं कि ये उसका हेड भी होता है एग्जीक्यूटिव का. ठीक है, कैसे, कोई भी लॉ बना उसकी इंप्लीमेंट करानी है. ठीक है, तो यहां से क्लियर होगा आपको. आगे चलते हैं. हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड, एक प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है. देयर इज अ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर इंडियन प्रेसिडेंट एंड इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स हिम. इलेक्टोरल कॉलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड कंप्राइजेस इलेक्टेड मेंबर ऑफ. ठीक है, अब देखिए चीजों को समझिए. दो तरह के इलेक्शन होते हैं, दो तरह से लोगों को इलेक्ट किया जाता है. एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपके पास आप वोट का अधिकार है और आपके पास 4-5 ऑप्शन है, आपको किसी को एक वोट देके आपने जिता दिया, वो क्या डायरेक्ट इलेक्शन, कि 4 लोग खड़े हुए हैं, आपने जिसको वोट डाला आपने डाल दिया, जिस भी लोगों को अच्छा लगा कि ये बंदा सही है उसको वोट देके जिता दिया, वो क्या डायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपने किसी को जिताया, जैसे मान के चलिए मैंने किसी को, एक पर्सन को जिताया, वो आगे जाके किसी और को जिता रहा है या किसी और को नॉमिनेट कर रहा है, फिर वो जीत रहा है, तो वो क्या इनडायरेक्ट इलेक्शन. तो हम आम लोग जो, हाँ आम पीपल है, हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया है, हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, हम वो एक तरह से इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो जाके आगे मतलब नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट को, उनके बाद उनको वोट देके जिताते हैं. तो ये चीजें हैं इसमें. अब ये एक बेसिकली बच्चों को डिफिकल्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज समझने में. इलेक्टोरल कॉलेज कुछ नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ मेंबर्स आ जाते हैं अलग अलग जगह के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको जिताने के लिए. ठीक है, तो उसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कंप्राइजेस इलेक्टेड मेंबर. याद रखना यहाँ पे वर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड यहाँ पे समझिए, इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड, ओनली इलेक्टेड मेंबर. ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा आपको अगर याद हो, लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं और लोकसभा में 555 मेंबर होते हैं मैक्सिमम. तो इसमें जो लोकसभा होती है उसमें प्रेसिडेंट 2 बंदे इलेक्ट करता है जो कि एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, ये आपको पता ही होगा. और राज्यसभा में 12 बंदे इलेक्ट करता है, मतलब नॉमिनेट करता है, जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, साइंस से, लिटरेचर से, आर्ट्स से. ठीक है, तो जो नॉमिनेटेड पर्सन हो गए, टोटल कितने हो गए, 2 यहाँ के लोकसभा के और 12 कहाँ के, आपके राज्यसभा के, टोटल मिलकर 14%. तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में, क्योंकि ओनली इलेक्टेड मेंबर विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा. तो ये क्लियर है.
आगे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब जैसे आपको पता है कि जो हमारे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा होती है, उसी तरह हर स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं, वो कुछ स्टेट है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश में, पर लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में है। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में है, तो याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के ही पर्सन, वो भी सिर्फ इलेक्टेड पर्सन, नॉट नॉमिनेटेड, वो ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर आप कहोगे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल सारी स्टेट में नहीं है, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया जाता। ना ही नॉमिनेटेड ना ही इलेक्टेड, कोई भी पर्सन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, आगे आ जाइए। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौडुचेरी। आपको पता है जो यूनियन टेरिटरी, हमारी बहुत सारी यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव, पौडुचेरी, आपके दिल्ली, अंडमान निकोबार, तो इसमें जो दिल्ली है और आपका पौडुचेरी, सिर्फ यही दो ऐसी यही दो आपके जो यूनियन टेरिटरी हैं जो जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, और ये पार्टिसिपेट करती है किसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और इसमें सिर्फ कौन से मेंबर? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको फोटो भी दिखा रखी है, यूनियन के अंदर लोकसभा, आपके यूनियन कह लो या सेंटर कह लो, उसमें लोकसभा राज्यसभा होती है। उसी तरह पैरेलल स्ट्रक्चर आपका स्टेट में होता है, जिसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, तो देखो अब इसमें आगे चीज बता रहा है कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, हु डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोकसभा के 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियंस है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राज्यसभा के 12 मेंबर जो अलग अलग फील्ड से आते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो कि नॉमिनेट हुई है राज्यसभा में। ठीक है, टाइम टू टाइम। आगे देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसमें भी नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें तो दोनों ही नहीं करेंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में तो है नहीं, तो उसके कोई भी पर्सन ना तो इलेक्टेड ना तो नॉमिनेटेड, दोनों को ही मौका नहीं दिया जाता इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। और इसमें भी आपके जो दिल्ली एंड पुडुचेरी, मैंने आपको बताया कि इसके भी नॉमिनेटेड पर्सन, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये होगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात। आगे बात होती है कि एक टर्म क्या होता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट कितनी देर तक अपने ऑफिस को होल्ड करेगा। वंस प्रेसिडेंट ही होल्ड्स ऑफिस फॉर द 5 ईयर, तो 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है। ही सिट्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, न्यू इलेक्शन हैज बीन टेकन प्लेस और न्यू प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड टिल नाउ। ही कैन आल्सो बी रिइलेक्टेड एज देयर इज नो कैप ऑफ प्री इलेक्शन। अब चीजों को समझिए, ये कह रहा है कि भाई एक प्रेसिडेंट 5 साल तक अपने मतलब उसका टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, वहां पे काम रह सकता है, पर 5 साल के बाद भी थोड़ा बहुत रह सकता है। इवन कि अगला इलेक्शन हो गया, पर अगला इलेक्शन कराने के बाद नया पर्सन जब तक चुन के नहीं आता, नया प्रेसिडेंट जब तक चुनकर ऑफिस में नहीं आता, ऑफिस को होल्ड नहीं करता, उस वैकेंट सीट को भरता नहीं है, तब तक जो पहले वाला प्रेसिडेंट है वो उस ऑफिस को संभालेगा। जैसे ही वो आता है, ओथ वगैरह लेता है, सीजीआई उसको ओथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वहां से वो रवाना हो जाएगा। ठीक है, तो उसी की तरह उसके बाद क्या है कि एक और इसमें चीज ऐड कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें समझनी है कि इंडिया में री इलेक्शन हो सकता है। री इलेक्शन कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल रामनाथ कोविंद अभी हमारे प्रेसिडेंट है, अगर वो चाहे तो आगे प्रेसिडेंट के लिए भी खड़ सकते हैं, वो जीत भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो इंडिया में री इलेक्शन एक प्रेसिडेंट बार बार चुन के आ सकता है, कोई इस पे रोक टोक नहीं है। पर यही अगर मैं कंपेयर करूं यूएसए से, तो यूएसए में सिर्फ 2 टेन्योर तक बनता है। ओबामा आपको पता होगा जो ट्रम्प से पहले था, वो 2 टेन्योर उसने कंप्लीट कर लिया, अब वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो उसके बाद हिलरी क्लिंटन आई थी उसकी जगह, मतलब उनकी पार्टी से खड़ने के लिए, पर लेकिन ट्रम्प बन गया। तो ट्रम्प भी अब 1 साल मतलब एक टेन्योर उनका कंप्लीट हो गया, दूसरा टेन्योर अभी दिसंबर इलेक्शन होंगे, अगर वो जीत जाता है तो दूसरा टेन्योर के बाद दोबारा वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आगे है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन मतलब अलग अलग चीजें क्या क्या उसके लिए पूरी करनी होगी। तो प्रेसिडेंट को क्या पूरा करना होता है? ही शुड बी इंडियन सिटीजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ट्विस्ट है, समझो। उसको एक इंडियन सिटीजन रहना पड़ा चाहिए। अब इंडियन सिटीजन की चीजों को समझे कि इंडियन सिटीजन आप कैसे कहलाते हैं। इंडियन सिटीजन का आप इंडिया में बॉर्न हुए, आप इंडियन सिटीजन है, ऑब्वियसली बात है। आपके मदर फादर मतलब मॉम मदर, आपके पेरेंट्स कोई भी इंडियन है तो आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। प्लस नेचुरलाइज सिटीजन का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अदनान सामी की फोटो दिख रही है। नेचुरलाइज सिटीजन का मतलब होता है कि आप किसी और कंट्री के हैं और आपने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रखा है।
इंडिया के सिटीजन ने अपने यहाँ की एजेंसीज को, डिपार्टमेंट को अप्लाई किया कि मैं यहाँ पे बड़े दिनों से रह रहा हूँ, इतने ये सारी मैं रिक्वायरमेंट पूरी करूँ, यहाँ पे टैक्स वगैरह पे कर रहा हूँ, और इंडिया के मतलब डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ आप एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के, कोई आपसे हार्म नहीं लगता और आपकी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे सकते हैं। जैसे अदनान सामी सिंगर है पाकिस्तान के, इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के कारण इनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। तो अगर ये कल चाहे तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ सकते हैं, बिल्कुल खड़ सकते हैं, ठीक है। तो आराम से ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ सकते हैं। तो इंडियन सिटीजन के अंदर अगर ये नेचुरलाइज सिटीजन भी है इंडियन सिटीजन, तभी इलेक्शन में खड़ सकते हैं आगे, मतलब उसके लिए इलेक्ट के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं। प्लस अगर यही मैं कंपेयर करूं हमारे यूएसए के लॉ से, तो यूएसए में आपका कोई सिटीजन है, अगर वो उस यूएसए में बॉर्न हुआ है, यूएसए का बॉर्न सिटीजन है, तभी वो इलेक्शन में खड़ सकता है। अगर वो एक नेचुरलाइज सिटीजन है, मतलब इंडिया का ये गया, कोई चाइनीज का पर्सन वहाँ यूएसए में रहने गया है और वो उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है, पर भी वो वहाँ के इलेक्शन में एज ए प्रेसिडेंट नहीं खड़ सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, इसमें मुझे थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम लगाया। हिज एज शुड बी 35 ईयर, तो मिनिमम एज आपको अगर प्रेसिडेंट बनना है तो 35 ईयर्स तो चाहिए होगी। ही शुड बी क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है सारी आपको पूरी करनी पड़ेगी, जो भी कंडीशन है वो सारी पूरी करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ने के लिए। ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस एनी प्रॉफिट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो आपको एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से कि रेलवे वगैरह होगी, उसमें आपका कोई मतलब कोई पोस्ट पे ना हो, या स्टेट गवर्नमेंट की कोई पोस्ट पे ना हो, तो कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी पोस्ट हो, कोई भी सरकारी नौकरी अगर मैं कहूँ आसान भाषा में, तो वो पर्सन एक्वायर ना कर रहा हो, उस पर्सन वो उस पोस्ट पे ना हो, अगर वो सिटीजन, अगर वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है, प्रेसिडेंट के बन चुका है, तो वो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसका अगर उसमें है तो वो उसको छोड़ देगा। अगर नहीं छोड़ता, बाद में पता लगा, तो वो उसको प्रेसिडेंट की पोस्ट से भी हटा देंगे, क्योंकि वो ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस की। तो फ्यू आर द कंडीशंस। ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो ये आपको जैसे कि मैंने बता ही दिया कि वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है। और जिस दिन वो प्रेसिडेंट बनता है, अगर लोकसभा राज्यसभा का मेंबर है, तो पहले दिन ही प्रेसिडेंट बनने से पहले ही उसको अपनी लोकसभा या राज्यसभा की सीट को छोड़ना पड़ेगा। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो कोई भी सरकारी पद पर वो बना नहीं रह सकता अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो। फॉर हिज रेसिडेंस राष्ट्रपति भवन इज प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रेंट, तो भाई आपको पता ही होगा अगर प्रेसिडेंट बनने के बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि उनको राष्ट्रपति भवन में रहने को मिलता है और इसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती या कोई रेंट वगैरह पे नहीं करना पड़ता, उनके अमाउंट कोई डिडक्ट नहीं होता उनकी इनकम से, फ्री ऑफ कॉस्ट वो राष्ट्रपति भवन में प्रिविलेज उठा सकते हैं। पार्लियामेंट डिसाइड्स इज एनरोलमेंट अलाउंसेस प्रिविलेजेस, अब चीजों को समझिए, तो पार्लियामेंट होता है जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों आ जाती है, वो डिसाइड करता है कि राष्ट्रपति की कितनी सैलरी होगी, क्या क्या उनको पर्क्स मिलेंगे, क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्या क्या जैसे कि नौकर क्या मिलेंगे उनको, कैसे रहेंगे, क्या उनको गाड़ी वगैरह मिलेगी, तो सारा कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर, बस ये एक थोड़ी सी छोटी सी चीज है कि जब उनका टेन्योर चल रहा है, फॉर एग्जांपल रामनाथ कोविंद का भी टेन्योर चल रहा है, मतलब वो हमारे करंट प्रेसिडेंट है, उनका टर्म चल रहा है, तो इनके टर्म के दौरान इनकी सैलरी वगैरह में कम ज्यादा, या उनकी जैसी कोई भी अगर फॉर एग्जांपल उनकी 4 लाख या 3 लाख सैलरी है, तो उस पर कम ज्यादा हम नहीं कर सकते। जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, बीच में जो गैप आएगा, उसमें हम उनके जो उनके एनरोलमेंट, उनकी प्रिविलेजेस के बारे में उनकी छेड़खानी कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। आगे, ही इज गिवन in immunity from any criminal proceeding even in respect of his personal acts। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि अगर आप एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट पे हो, अपने टेन्योर में अपना काम कर रहे हो, तो अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की, किसी को भी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलूंगा मैं, एक कोई कानूनी चीज की आपने, मतलब क्रिमिनल कोई चीज के गैर कानूनी काम करते हैं, कोई क्रिमिनल काम करते हैं, किसी का मर्डर वगैरह करते हैं, चोरी वगैरह कर देते हैं, तो आप अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो आप पे कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज को पता होना चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे वो प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटेगा, जैसे वो किसी भी तरह से टेन्योर खत्म होता है, रिजाइन करता है, कैसे भी उसको हटा देते हैं, इम्पीच करके भी हटा देते हैं, तब उस पर कार्रवाई चलनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक प्लेस, उन पर कोई अरेस्ट या कोई उनकी मतलब उनको इम्प्रिजनमेंट है, उनको जेल वगैरह में नहीं डाल सकते। ओनली सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड फॉर हिज पर्सनल एक्ट, उन पे सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग चल सकती है, और वो भी कैसे चलेगी, उनको 2 महीने का पहले नोटिस दिया जाएगा कि हम पे आप पे सिविल प्रोसीडिंग चलाने वाले हैं,
ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इम्पीचमेंट में, थोड़ा लंबा हो रहा है, जल्दी में कवर कर देता हूँ। एक प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट। अब इसके बारे में थोड़ी मैं डिटेल में अलग वीडियो बना दूंगा, ये थोड़ी डिटेल में चीज समझ में पर आपको समझा देता हूँ मैं मोटा मोटी है क्या। आप किसी प्रेसिडेंट को, मतलब किसी कहने का मतलब है इंडिया के प्रेसिडेंट को किसी भी कंडीशन में नहीं हटा सकते। मैंने आपको जैसे बताया क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी नहीं हटा सकते, जब वो हटेगा प्रेसिडेंट की पोस्ट है तभी आप उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। पर एक प्रेसिडेंट को तभी हटा सकते हैं जब वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। सुनिए, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नियमों, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ उसका वो वायलेट करेगा, उसको ढंग से मानेगा नहीं, ये कुछ ऐसे काम करता है, तभी आप एक प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट चला सकते हैं, उसको अपनी पोस्ट से इम्पीचमेंट को आराम से मैं कहूँ या आसान भाषा में कहूँ तो उनको उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है बड़ा अजीब सा टर्म है, क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। जैसे कि मेंशन होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक लॉ बना हुआ है, फॉर एग्जांपल कि आपको राइट हैंड पे गाड़ी नहीं चलानी, आपको लेफ्ट पे चलाना, राइट हैंड पे आप रॉन्ग साइड पे चलाते पकड़ेगा तो आपको मोवेगा, वो आपको पता भी है और आपको मतलब एक सिटीजन को पता भी है और वो रूल बना भी हुआ है। पर ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा नहीं बता रखा कि ये चीज करोगे तो वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। पर ये डिसाइड करेगी कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अपना प्रोसीडिंग करेगी, उसमें कहेगी हाँ हमें कुछ लगता है कि कुछ इन्होंने जो काम किए हैं हमारे करंट प्रेसिडेंट ने वो एक वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तब उन पर प्रोसीडिंग चलेगी। तो उन पर प्रोसीडिंग भी बहुत अच्छे, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, इसको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें प्रोसीडिंग चलाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। पहले लोकसभा में उसको इनिशिएट किया जाता है, अभी 1/4 मेंबर इसको इनिशिएट करेंगे, फिर 14 दिन का टाइम दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, उसको ये कहा जाएगा कि भाई तू बेगुनाह होने का सबूत ले आएगा, तेरे पे हम कार्रवाई चलाएंगे। फिर वो कार्रवाई फिर 2/3 मेंबर आगे लेके जाएंगे, फिर 2/3 मेंबर उस पर साइन करेंगे, फिर उसके बाद वो एक मतलब किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में चल सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा में। तो किसी भी एक हाउस से दूसरे हाउस में जाएंगे, दूसरे हाउस वाले भी उसमें अगर 2/3 मेंबर मेजोरिटी वाले उस पर हामी भर देते हैं तो सीधा ही प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाएगा। और प्रेसिडेंट को इसमें उनसे साइन भी नहीं लिया जाएगा। वैसे वैसे कोई भी एक्ट या बिल पे एक्ट बनता है तो उस पर साइन लिया जाता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट को हम निकाल रहे हैं खुद, तो उसमें उनका थोड़ा साइन लिया जाएगा। दोनों पार्टी में दोनों आपके हाउस अगर इस पर राजी होते, दोनों मेजोरिटी से पास होता है इम्पीचमेंट का प्रोसीडिंग, तो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा। और इसलिए याद रखना सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ही इनको निकाला जाता है, और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं कि एक प्रेसिडेंट का ऑफिस क्या खाली रह सकता है, क्या खाली हो सकता है, तो क्या किस किस कारणों में खाली हो सकता है। तो हाँ, वो खाली हो सकता है। खाली कैसे हो सकता है कि उनका अगर टेन्योर खत्म हो गया 5 साल का तो उनका ऑफिस खाली हो सकता है। दूसरा, इफ अ प्रेसिडेंट रिजाइन बाय पुटिंग फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन, या उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। उन्होंने रिजाइन किया तभी उनका पोस्ट उनकी खाली हो सकती है, उनकी कुर्सी खाली हो सकती है। इफ लोकसभा राज्यसभा इनिशिएटेड द इम्पीचमेंट चार्ज एंड दे स्टैंड वैलिड, या फिर उनको इम्पीचमेंट के दौरान उनको हटा दिया गया, जिस तरह उनको निकाल दिया तभी उनकी पोस्ट खाली हो सकती है। या वो अपने टर्म के दौरान उनकी मृत्यु हो गया, मतलब बेचारे आराम से अपने 5 साल कंप्लीट करने आए थे पर उनकी बीच में ही डेथ हो गई। जैसे कि आपका एक हमारे जाकिर हुसैन साहब थे जो तीसरे प्रेसिडेंट रहे थे, उनकी बीच में टर्म में डेथ हो गई थी। तो ऐसे उनकी खाली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द इलेक्शन इनवैलिड। अब इलेक्शन हुआ है, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्टोरल कॉलेज में, पर सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया कि भाई इनमें कोई धांधली हुई है, कुछ उन्होंने हेराफेरी की है, तो उनके इलेक्शन को इनवैलिड जब कर दे तब भी उनकी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रह सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें इनको 6 महीने के अंदर भर दिया जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे आर्टिकल्स देख सकते हैं जो एज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट हो जाती है कि 52 बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के बारे में इसमें बताया है। उसके बाद 56, 54, 55 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट के बारे में बताया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 में बताया है। उसके बाद टर्म ऑफिस ऑफ 56 में बताया है। क्वालिफिकेशन 58 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आपका अगला प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपका 123 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस की पावर आपको पता है, एक ऑर्डिनेंस की पावर होती है, प्रेसिडेंट खुद भी लॉ बना के उसको पास करा सकता है। जब आपका कोई ये सेशन, मतलब जो आपके 3 सेशन होते हैं ना, बजट, वो बीएमडब्ल्यू से आप बता सकते हो, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, कभी भी आपका कोई हाउस अगर सेशन में नहीं है, आपका मतलब एक्टिव नहीं है, अगर उसके दौरान कोई इंपॉर्टेंट एक्ट को पास करना है, इंपॉर्टेंट एक्ट को लागू करना है, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू पावर है प्रेसिडेंट के पास, उसको लागू कर सकता है। ठीक है, तो ये सब तो होगी प्रेसिडेंट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में अगले
टॉपिक लेके आऊँगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग प्रेसिडेंट के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आपको गुड बाय करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट दिख रहे होंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको राजेंद्र प्रसाद दिख रहे होंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, ठीक है। ये खुद एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, उसके बाद एक बहुत बड़े लॉयर रहे हैं, बहुत बड़े करीबी दोस्त रहे हैं महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के, और ये मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके ये एक स्थायी प्रेसिडेंट भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1950 से 1962 तक काम किया, पहले प्रेसिडेंट थे। दूसरे जो प्रेसिडेंट आते हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये साउथ से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। इनके ही ऊपर हमारे जो टीचर डे मनाया जाता है इंडिया का, ठीक है, तो वो मनाया जाता है। उसके बाद थर्ड हमारे जो प्रेसिडेंट वो जाकिर हुसैन है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंस मुस्लिम को माइनॉरिटी समझा जाता था, और उन्हीं से एक पर्सन जो जाकिर हुसैन है, जो बिहार के मुस्लिम थे, वहां से उभर के आते हैं, और सबसे बड़ी पोस्ट जो मानी जाती है इंडिया की, उस पे आके ये बैठते हैं। तो बहुत बड़ी बात थी। पर ये इनके साथ एक बुरी दुर्घटना ये हो गई थी, मतलब अनफॉर्चुनेटली, कि ये दूसरे साल में ही मतलब डायबिटीज के पेशेंट थे, अपने सेकंड हार्ट अटैक में इनकी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज प्रेसिडेंसी रूल इनकी डेथ हो जाती है। सॉरी। उसके बाद वीवी गिरी आते हैं। अब वीवी गिरी जो है, इनके बारे में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता देता हूँ कि इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, उसमें इनको ना बेसिकली रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग तो एक प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, इनको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं एक प्रेसिडेंट के लिए, उनमें से जो सबसे जो मतलब वोट करने वाले लोग होते हैं वो ना अपनी प्रायोरिटी देते हैं कि हाँ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं ए को दे रहा हूँ, फिर बी को दूसरी दे रहा हूँ, फिर तीसरी इसको दे रहा हूँ, फिर चौथी इसको दे रहा हूँ। तो उसके कहने का मतलब है ए को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। तो ऐसे करके इलेक्शन होते हैं उसमें प्रेसिडेंट का। ये बहुत लंबा उसका है, मैं अलग से इसका टॉपिक बनाऊंगा। तो ऐसे होता है। पर बीबी गिरी का आपको क्वेश्चन ये याद रखना कि जो दूसरी इनकी काउंटिंग हुई थी वोटों की, उसमें जाके बीबी गिरी जीते थे। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद से क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे प्रेसिडेंट। आपको पता है क्योंकि कोई भी इमरजेंसी होता है उसमें साइन जब तक प्रेसिडेंट के नहीं होते वो इमरजेंसी नहीं लगती है। तो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने साइन किया था, क्योंकि एक तरह से माना जाता था कि ये कठपुतली थे उसकी इंदिरा गांधी के सरकार के। तो इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को ऊपर रखने के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी लगाई थी, और फखरुद्दीन अली अहमद ने उसको साइन किया था। तो ये प्रेसिडेंट ने इन्होंने साइन किया था। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी पहले भी बीबी गिरी के टाइम में खड़े होते हैं, पर उस टाइम वो हार जाते हैं। पर बाद में जब ये खड़े होते हैं तो ये निर्विरोध मतलब क्या है, मतलब कोई इनको अपोज नहीं करता है, एनोनिमसली में सारे इनको ही चूज करते हैं और ये प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन मतलब जनरली आपसे पूछ ले कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट जो निर्विरोध चुने गए, मतलब जिनको कोई अपोजिशन नहीं मिला, वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, ये पहले सिख प्रेसिडेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। 3 तरह की वीटो होती है प्रेसिडेंट के पास, ये इनकी पावर होती है, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो में कोई इनके पास बिल आया, इस पे ये हामी नहीं भर रहे, इन पे कोई जवाब नहीं दे रहे, और इन्होंने अपने पास रख लिया, कहता मैं जवाब नहीं देता, जो करना कर लो, पॉकेट में डाल दिया। तो इन्होंने यूज किया था पॉकेट वीटो के। पहले ये प्रेसिडेंट थे इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। और ये पहले सरदार भी थे, ठीक है। और इन्होंने जो पॉकेट वीटो जिस बिल पे सुनाया था वो था हमारे पोस्टेज के ऊपर था। ये आपके मतलब एक तरह से राजीव गांधी के सरकार के टाइम पे था। बाकी कुछ फिर प्रेसिडेंट आते हैं, रामस्वामी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, शंकर दयाल शर्मा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, के आर नारायण कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके एपीजे अब्दुल कलाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद प्रतिभा पाटिल फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर प्रणब मुखर्जी जो आपके मतलब राजीव गांधी के सरकार में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मतलब अभी करंटली इनकी एक्सपायर हुए हैं, मेरे हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए हैं। देन आपके रामनाथ कोविंद जो आपके बिहार के गवर्नर थे, अभी ये करंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और ये भी माना जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल कास्ट मतलब उससे आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं पहले प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि शेड्यूल कास्ट को भी इक्वली समझा जाता है, और उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट है। और अभी तक ये भी मुझे थोड़ा सा मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर में अभी तक कोई भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से नहीं आया है। तो ये हमारे पहले प्रेसिडेंट है, तो बहुत एक फक्र की बात है इनके तबके के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। तो आगे मैं जो लेके आऊँगा प्रेसिडेंट के पावर्स क्या क्या होती है, अलग अलग उनकी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो भी आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।